तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हम सब कभी न कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और सोचा है कि आखिर ये होता क्यों है, गाड़ियां बस आगे पीछे क्यों नहीं हो जाती। आज हम एक आम ड्राइवर की रोज की यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। बिल्कुल। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे हाईवे पर, जहां गाड़ियां तेज चलती हैं, और देखेंगे कि कैसे बस कुछ और गाड़ियों का आना पूरी स्पीड को गिरा देता है। बिल्कुल। फिर हम शहर की सड़कों पर आएंगे और समझेंगे कि एक अच्छी सड़क और बुरी सड़क में क्या फर्क है। और आखिर में हम उस सबसे मुश्किल पड़ाव पर रुकेंगे, ट्रैफिक लाइट और इंतजार के पीछे का विज्ञान समझेंगे। बिल्कुल। आज की चर्चा का मिशन यही है, ट्रैफिक के पीछे छिपे उन नियमों, गणित और यहाँ तक कि मनोविज्ञान को समझना जो हमारी रोजमर्रा की यात्राओं को नियंत्रित करते हैं। ये सिर्फ सड़कें बनाने के बारे में नहीं है, ये बहाव को समझने के बारे में है। ठीक है, तो हाईवे से शुरू करते हैं। जब सड़क खाली होती है तो सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे ही गाड़ियां बढ़ती हैं सब धीमा होने लगता है। इसे समझने का कोई गणितीय तरीका है? मतलब ट्रैफिक को समीकरणों में कैसे बांधा जा सकता है? हाँ, और यही ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कह सकते हैं मूल सिद्धांत है। इसकी शुरुआत होती है दो चीजों के रिश्ते को समझने से, गति यानी स्पीड और घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब सड़क पर गाड़ियों की भीड़? हाँ, ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि जैसे जैसे सड़क पर गाड़ियों का घनत्व बढ़ेगा, उनकी रफ्तार कम होती जाएगी। तो शुरुआती इंजीनियर्स ने इसी रिश्ते को एक सीधे साधे गणितीय फॉर्मूले में डालने की कोशिश की। और सबसे पहली कोशिश शायद ग्रीन शील्ड मॉडल थी। मैंने पढ़ा है कि ये मानता है कि गति और घनत्व के बीच एक सीधी लकीर जैसी रिलेशनशिप है। एकदम सही। ये सबसे पुराना और बुनियादी मॉडल है। ग्रीनशील्ड ने कल्पना की कि ये रिश्ता एक सीधी रेखा जैसा है। जब सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं है तो घनत्व 0 है और गति सबसे ज्यादा है। इसे हम फ्री मीन स्पीड कहते हैं। और जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती हैं, गति एक सीधी रेखा में घटती जाती है जब तक कि सड़क पूरी तरह भर ना जाए। अच्छा, तो जैम डेंसिटी मतलब वो पीक आवर वाला ट्रैफिक, जब गाड़ियां इतनी पास पास होती हैं कि बम्पर टू बम्पर चिपक जाती हैं और कोई हिल भी नहीं सकता। बिल्कुल वही। उस स्थिति में घनत्व अधिकतम होता है और गति 0 हो जाती है। ग्रीन शील्ड के हिसाब से सड़क पर सबसे ज्यादा गाड़ियां तब निकल पाती हैं, मतलब मैक्सिमम फ्लो तब होता है जब घनत्व और गति दोनों ठीक आधे पर हों। ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन मुझे लगता है असल जिंदगी इतनी सीधी सादी नहीं होती। आपने पकड़ लिया, ट्रैफिक का व्यवहार इतना सरल नहीं होता। यहीं पर दूसरे मॉडल आते हैं, जैसे ग्रीनबर्ग का लॉग मॉडल। अच्छा, उसने क्या अलग किया? ग्रीनबर्ग मॉडल ने माना ये रिश्ता सीधी रेखा नहीं बल्कि एक लॉगरिदमिक कर्व है। ये मॉडल ज्यादा घनत्व, मतलब जब ट्रैफिक भारी हो तब तो अच्छा काम करता था, पर इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। ये कम घनत्व पर, मतलब जब सड़क खाली हो तो गणितीय रूप से अनंत गति दिखाता था, जो कि नामुमकिन है। अरे, तो इस कमी को दूर करने के लिए अंडरवुड का एक्सपोनेंशियल मॉडल आया होगा? बिल्कुल। अंडरवुड ने एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया और कम घनत्व वाली समस्या को हल कर दिया। लेकिन इसकी अपनी एक खामी थी। क्या? यह बहुत ज्यादा घनत्व पर ठीक से काम नहीं करता। तो ऐसा लगता है कि हर मॉडल किसी एक स्थिति के लिए बेहतर है, कोई एक के लिए अच्छा तो दूसरे के लिए खराब। क्या कोई ऐसा मॉडल है जो सब पर लागू हो सके? यहाँ पाइप्स का जनरलाइज्ड मॉडल आता है। उसने एक सामान्य समीकरण दिया जिसमें n नाम का एक पैरामीटर है। पैरामीटर? हाँ, n की वैल्यू बदलकर आप इसे ग्रीनशील्ड या दूसरे मॉडल्स में बदल सकते हैं। यह एक तरह का मास्टर मॉडल था। लेकिन इन सभी शुरुआती मॉडलों में एक बात कॉमन थी, है ना? ये सब ट्रैफिक को सिर्फ एक गणित की समस्या मान रहे थे। सही कहा, वे सबसे जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे थे। और वो क्या थी? हम इंसान, हमारा व्यवहार। यहीं पर मल्टी रिजीम मॉडल्स की एंट्री होती है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ड्राइवर का मूड भी ट्रैफिक को प्रभावित करता है। बिल्कुल। सोचिए, जब सड़क खाली होती है तो आप आराम से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है आपका व्यवहार बदल जाता है। हाँ, हम ज्यादा सावधान हो जाते हैं, शायद थोड़े चिड़चिड़े भी। और जब ट्रैफिक जैम की हालत में पहुंच जाता है तो आपका तनाव चरम पर होता है। मल्टी रिजीम मॉडल इसी बात को मानते हैं कि ट्रैफिक की अलग अलग स्थितियों में हमारा व्यवहार बदलता है
और इसीलिए गति और घनत्व के बीच का रिश्ता भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मतलब ये कोई एक सीधी रेखा या एक कर्व नहीं है, बल्कि अलग-अलग ट्रैफिक में अलग-अलग कर्व्स का एक मिश्रण है। आपने पूरी कहानी का सार बता दिया। ये सिर्फ मैथ्स नहीं, साइकोलॉजी भी है। ठीक है, तो हमने हाईवे पर ट्रैफिक के बर्ताव को समझ लिया। अब शहर की सड़कों पर आते हैं। इन सब मॉडल्स का आखिर एक आम ड्राइवर के लिए क्या मतलब है? एक सड़क अच्छी है या बुरी, ये कैसे तय होता है? सिर्फ गति ही तो सब कुछ नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग में लेवल ऑफ सर्विस या LOS का कॉन्सेप्ट है। ये सड़क की परफॉर्मेंस को मापने का एक तरीका है जिसे स्कूल के ग्रेड की तरह A से F तक ग्रेड दिया जाता है। अच्छा। और ये सिर्फ गति का माप नहीं है, बल्कि यह एक गुणात्मक माप है। इसमें यात्रा का समय, सुरक्षा, आराम और सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी चलाने की आज़ादी जैसे कई कारक देखे जाते हैं। तो A सबसे अच्छा हुआ, जैसे कोई खाली एक्सप्रेसवे जहां आप अपनी मर्जी से लेन बदल सकते हैं, अपनी गति चुन सकते हैं। हाँ, लेवल A का मतलब है फ्री फ्लो ट्रैफिक, कोई रुकावट नहीं, पूरी आज़ादी। लेवल B भी काफी अच्छा है, जिसमें ट्रैफिक स्थिर रहता है, लेकिन आपको दूसरी गाड़ियों की मौजूदगी महसूस होने लगती है। हमारे कोड के अनुसार ग्रामीण इलाकों की सड़कों के लिए कम से कम लेवल B बनाए रखने का लक्ष्य रखा जाता है। एक मिनट, ये A से F की ग्रेडिंग सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या असल दुनिया में ट्रैफिक प्लानर सच में इसका इस्तेमाल करते हैं या ये सिर्फ किताबों की थ्योरी है? क्योंकि मुझे तो शहर की ज्यादातर सड़कें लेवल F ही लगती हैं। आपकी बात में दम है। शहरी सड़कों के लिए न्यूनतम लेवल C निर्धारित है। और C का मतलब? लेवल C में ट्रैफिक का बहाव स्थिर रहता है, लेकिन ड्राइवरों को लेन बदलने या गति चुनने में पाबंदियां महसूस होने लगती हैं। देखिए, हर जगह लेवल A देना ना तो संभव है और ना ही आर्थिक रूप से व्यवहारिक। ये बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए यातायात की मांग और लागत के बीच एक संतुलन बनाया जाता है। और सबसे खराब? F का मतलब तो फिर वही पूरा ट्रैफिक जैम होगा। बिल्कुल। लेवल F का मतलब है फोर्स्ड या ब्रेकडाउन फ्लो। ये वो स्थिति है जब सड़क पर आने वाली गाड़ियों की संख्या उसकी क्षमता से ज्यादा हो जाती है और स्टॉप एंड गो वाली हालत बन जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है लेवल E। वो क्यों? क्योंकि लेवल E का मतलब है कि सड़क अपनी अधिकतम क्षमता पर चल रही है, सब कुछ एकदम किनारे पर है। इस स्थिति में कोई भी छोटी सी गड़बड़ी, जैसे कोई गाड़ी वाला अचानक ही लेन बदलने के लिए ब्रेक मार दे, हाँ बिल्कुल, या किसी का टायर पंक्चर हो जाए, ऐसी एक छोटी सी घटना पूरे ट्रैफिक को लेवल F यानी भयंकर जाम की स्थिति में धकेल सकती है। और वहां से निकलना घंटों का काम हो जाता है। सही कहा। वाह, तो आप कह रही हैं कि एक सड़क जो लेवल E पर है, यानी अपनी फुल कैपेसिटी पर, और एक भयंकर जाम लेवल F में बस एक गाड़ी के ब्रेकडाउन होने का फासला है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये बहुत ही नाजुक संतुलन होता है, एक धागे पर चलने जैसा। ठीक है, तो हमने पूरी सड़क के फ्लो को समझ लिया और उसे ग्रेड देना भी सीख लिया, लेकिन ट्रैफिक का असली इम्तिहान तो चौराहे पर होता है। ये सारी गाड़ियां जब एक ट्रैफिक लाइट पे आकर रुकती हैं, तो वहां एक अलग ही गणित काम कर रहा होता है। उस लाल बत्ती के पीछे की कहानी क्या है जो कभी कभी हमेशा के लिए जलती हुई लगती है? हाँ, ट्रैफिक लाइट का इंतजार। यहाँ हम दो मुख्य चीजों का विश्लेषण करते हैं। स्टॉप टाइम डिले, मतलब एक गाड़ी औसतन कितनी देर रुकी रही, और क्यू लेंथ, यानी किसी भी समय कतार में कितनी गाड़ियां हैं। इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सोचिए, ट्रैफिक लाइट एक बांध की तरह है और गाड़ियां पानी है। एक ग्राफ पर एक लाइन दिखाती है कि बांध के पीछे पानी कितनी तेजी से जमा हो रहा है। ये हैं आने वाली गाड़ियां। और जब बत्ती हरी होती है तो बांध का गेट खुल जाता है और पानी बहने लगता है। एग्जैक्टली। दूसरी लाइन दिखाती है कि जब गेट खुलता है तो पानी कितनी तेजी से निकल रहा है। इन दोनों लाइनों के बीच का जो फासला है, वही वो जमा हुआ पानी है, यानी हमारी ट्रैफिक की कतार। अच्छा, तो किसी भी समय पर उन दोनों लाइनों के बीच का जो वर्टिकल गैप है, वो बताएगा कि कतार में कितनी गाड़ियां हैं? बिल्कुल। और हॉरिजॉन्टल गैप किसी एक गाड़ी के लिए देरी का समय बताता है। ये तो बहुत आसान तरीका है इसे समझने का। तो फिर कतार सबसे लंबी कब होती है? जब लाल बत्ती खत्म होने वाली होती है, ठीक हरी होने से पहले? बिल्कुल सही, क्योंकि उस बिंदु तक बांध के पीछे पानी सिर्फ जमा हो रहा होता है, निकल बिल्कुल नहीं रहा होता। जैसे ही हरी बत्ती यानी गेट खुलता है और गाड़ियां निकलना शुरू करती हैं, कतार धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं होता कि हरी बत्ती खत्म होने तक सारी गाड़ियां निकल जाएं। कभी-कभी हम पीछे ही रह जाते हैं। हाँ, यहाँ 3 संभावनाएं होती हैं। पहली और आदर्श स्थिति यह है
कि ट्रैफिक सिग्नल का एक साइकिल, मतलब लाल, हरी, पीली बत्ती का पूरा चक्र खत्म होने पर कतार शून्य हो जाए। यानी बांध के पीछे जमा सारा पानी निकल जाए। सही। दूसरी संभावना है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो और साइकिल खत्म होने पर भी कुछ गाड़ियां पीछे रह जाए जो अगली हरी बत्ती का इंतजार करती हैं। और तीसरी संभावना यह है कि ट्रैफिक बहुत कम हो और गेट बंद होने से पहले ही सारा पानी निकल जाए। जिसका मतलब है कि हरी बत्ती का समय जरूरत से ज्यादा है। हाँ, सिग्नल का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। ये सब बहुत व्यवस्थित लगता है, जैसे सब कुछ गणना के हिसाब से चल रहा हो। लेकिन ट्रैफिक की एक और सच्चाई है, ये अक्सर बहुत अप्रत्याशित होता है। आप कभी नहीं जानते कि अगले पल कितनी गाड़ियां आएंगी। इस अनिश्चितता को कैसे मॉडल किया जा सकता है? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। जब हम ये नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा, तो हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ये माना जाता है कि बिना किसी पैटर्न के रैंडम तरीके से गाड़ियों का आना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नामक एक सांख्यिकीय नियम का पालन करता है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम संभावनाओं की गणना कर सकते हैं। इस मॉडल का उपयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अगले 30 सेकंड में ठीक 5 गाड़ियों के आने की क्या संभावना है। अच्छा। या इस बात की कितनी संभावना है कि अगले 10 सेकंड तक कोई भी गाड़ी नहीं आएगी। तो ये ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन करने या ये तय करने में मदद करता है कि किसी सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित गैप कब मिलेगा। बिल्कुल, यह हमें उस अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है जो ट्रैफिक का एक अभिन्न अंग है। यह हमें सिर्फ औसत पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर आधारित बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। तो आज हमने हाईवे पर ट्रैफिक के बहाव के पीछे के गणित और मनोविज्ञान से लेकर शहर की सड़कों को ग्रेड देने के तरीके यानी LOS और ट्रैफिक लाइट पर लगने वाली कतारों के पीछे के विज्ञान तक का सफर तय किया। ये वाकई में एक पूरी दुनिया है। ये सब दिखाता है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग केवल सड़कें और पुल बनाना नहीं है। ये भौतिकी, गणित, सांख्यिकी और मानव व्यवहार का एक जटिल मिश्रण है, जिसका उद्देश्य एक सीमित संसाधन यानी हमारी सड़कों का सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित उपयोग करना है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सभी मॉडल और सिद्धांत इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों पर आधारित है, जहां हर ड्राइवर अपने हिसाब से अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। जब भविष्य में सड़कों पर ऑटोनोमस यानी खुद चलने वाली गाड़ियां होंगी जो एक दूसरे से बात कर सकेंगी और एक साथ मिलकर बिना किसी गुस्से या जल्दबाजी के निर्णय ले सकेंगी, तो क्या गति, घनत्व और मानव व्यवहार के ये बुनियादी मॉडल पूरी तरह से बदल जाएंगे? क्या ट्रैफिक जैम अतीत की बात हो जाएगी या हम जैम पैदा करने के नए और ज्यादा तकनीकी तरीके खोज लेंगे?